आज कृषि अवसंरचना कोष के बारे में जानते हैं। ये एक भारत सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य है कृषि के क्षेत्र में फसल बाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना और उसके रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करना। तो जानते हैं आज कि ये जो कृषि अवसंरचना कोष है, उद्देश्य क्या हैं, लाभार्थी क्या हैं, कौन हैं इसके, स्टेक होल्डर्स कौन हैं इसके, और इसके अंतर्गत सरकार क्या करना चाहती है, क्या अचीवमेंट करना चाहती है और अब तक इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किसान जो होता है उसकी फसल कटने के बाद, पकने के बाद उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। एक समस्या होती है कि किसान जो है वो अपने उत्पाद को अपने पास रोक नहीं पाता है। क्यों नहीं रोक पाता है? क्योंकि उसके पास इतना स्ट्रक्चर नहीं होता, गोदाम नहीं होते और ना ही उसके पास इतनी क्षमता होती है पैसे की, रुपए की, कि वो उसको अपने पास रोक सके। लिहाजा उसे मजबूरन जल्दबाजी में अपनी फसल को दूसरों को बेचना पड़ता है, या तो मंडी में ले जा कर के, या तो फिर वहीं पर अपने खेत में व्यापारी को या बिचौलियों को देना पड़ता है। तो इस समस्या को समझते हुए भारत सरकार ने 2020-21 में इस फंड की स्थापना की 13 वर्षों के लिए, 2032-33 के लिए। और अभी हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सरकार का उद्देश्य जो था, बेशक ये 13 वर्ष के लिए योजना शुरू की गई थी, लेकिन उसका उद्देश्य था कि इस योजना के अंतर्गत जो फंड है उसको 2025-26 तक ही विस्तार, मतलब उसको बांट दिया जाए, उसको मतलब अलॉट कर दिया जाए, जिससे कि अगले 5-6 साल तक जो संरचनाएं हैं जिनकी आवश्यकता महसूस की गई है वो तैयार हो जाए। तो इनके अंतर्गत जो स्ट्रक्चर तैयार होने हैं उनमें ख़ास तौर से गोदाम या वेयर हाउस हैं, दूसरे नंबर पर उसमें कोल्ड स्टोरेज हैं, तीसरे नंबर पर उसमें छटाई और ग्रेडिंग के लिए जो इकाइयाँ स्थापित होती हैं वो हैं, और पाँचवें नंबर पर इसमें जो पकने वाले कक्ष हैं, राइपनिंग जिन्हें चैम्बर कहते हैं, कुछ फसलें जो कच्ची कट गई होती हैं उनको वहाँ पे रख करके प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग यहाँ पे मतलब पकने से मतलब है उसका कि पकने के लिए इंतज़ार कराया जाता है उसका, तो उनकी स्थापना करना। अब देखिए क्या होता है कि अगर किसान को ये सुविधाएं अपने नज़दीकी मिलेंगी तो वो इनका लाभ उठा करके फसल को औने पौने दाम में नहीं बेचेगा और मार्केट में सही मूल्य मिलने तक का वो इंतज़ार कर सकेगा। तो इसके लिए देखिए जो उद्देश्य रखे हैं सरकार ने, पहला उद्देश्य रखा है किसानों की आय को बढ़ाना। अब बात आती है किसानों की आय कैसे बढ़ेगी। तो सीधा सा मतलब हुआ कि अगर उसे औने पौने दाम में फसल नहीं बेचनी पड़ेगी और फसल उसकी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि अगर तुरंत ही उसे गोदाम या कोल्ड स्टोर मिल जाएंगे और वो ग्रेडिंग कर सकेगा अपने माल की, छटाई कर सकेगा अपने माल की, तो इस तरह से वो जब बेचेगा उनको तो उसको निश्चित है कि अधिक मूल्य मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात आ सकती है कि किसान के पास क्या रोकने की क्षमता है उसको। चलिए मान लीजिए उसको वेयर हाउस मिल गया, कोल्ड स्टोर मिल गया, या कटाई छटाई की मतलब जो सुविधाएं हैं वो मिल गई, या राइपनिंग चैम्बर मिल गया, तो उसके बाद भी उसको पैसे की तुरंत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर चुका होता है। फिर उसके अपने घर के खर्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, तमाम तरह के खर्चे होते हैं, तो उसे फसल फिर भी जल्दी बेचनी होती है, और उस समय पर जब एक साथ फसल आती है तो मार्केट में रेट उसके अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक बात की गई है कि वेयर हाउस या गोदाम में या कोल्ड स्टोर में जो जमा करेगा वो माल, उसकी पर्ची पर उसको लोन मिल जाता है, ऋण मिल जाता है, और उससे वो अपना काम चला सकता है, और जब रेट सही मिलेगा तब वो उसको बेच सकता है। तो इससे किसान की आय में वृद्धि होगी। दूसरी बात, देश के अंदर भंडारण क्षमता में सुधार आएगा, क्योंकि फसल हमारी जो होती है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए कभी भी, किसी भी स्थिति में, चाहे तो मौसम के कारण, चाहे तो कीट पतंगों के कारण, चूहों के कारण, इन सब के कारण वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो भंडारण क्षमता में सुधार आता है। यहाँ पे एक बात और होती है भंडारण क्षमता में सुधार की, कि कुछ हमारी जो पेरिशेबल आइटम होते हैं, यानी कि कुछ फसलें हमारी, कुछ हमारे उत्पाद ऐसे होते हैं जैसे टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, कि वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। अब आपने थोड़ा सा देखा होगा कि दूध भी बहुत जल्दी ख़राब होता है, लेकिन दूध का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर विकसित हो चुका है और उसकी मार्केटिंग
और मतलब जो अन्य सुविधाएं इतनी बेहतर विकसित हो चुकी हैं कि आप देखेंगे साल भर में दूध के भावों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, बहुत फ्लक्चुएशन नहीं होता। लेकिन हरी सब्जियों के मामले में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, बहुत उतार चढ़ाव होता है। तो सरकार चाहती है कि इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन और मतलब जो अन्य सुविधाएं हैं वो विकसित की जाएं कि जिस तरह से दूध के भाव मोर और लेस पूरे साल स्थिर बने रहते हैं, तो इनका भी भाव जो है सब्जियों का, हरी सब्जियों का भाव जो है वो लगभग साल भर स्थिर बना रहे। तो उससे उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा, किसान को भी लाभ होगा, और जो प्रोड्यूस हमारा खराब होता है वो खराब होने से बचेगा। तो भंडारण क्षमता में जो सुधार होगा उससे ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फसल पश्चात नुकसान में कमी आने से, जैसा मैंने बताया ही है कि अगर नुकसान में कमी आएगी तो निश्चित तौर पर किसान की आय बढ़ेगी, और फिर बाजार तक पहुंच को सुगम बनाना भी इसका उद्देश्य है। तो इन मतलब उद्देश्यों को लेकर के ये योजना शुरू की गई है। अब बात आती है कि इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, फंड की जरूरत होती है। वही फंड यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए का व्यवस्था सरकार ने की है कि 1 लाख करोड़ रुपए का फंड इन कामों के लिए मिलेगा, और उस पर 9% की वार्षिक ब्याज होगी, जिसमें से 3% की सब्सिडी सरकार देगी। और 2 करोड़ तक जो लोन लेंगे, चाहे तो वो किसान, चाहे तो एग्री एंटरप्रेन्योर या जो भी उद्यमी हैं, एफपीओ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, 2 करोड़ रुपए के लोन तक उनको किसी तरह की कोई बैंक गारंटी नहीं देनी होगी। इसके लिए CGTMSE नाम से एक ट्रस्ट का गठन सरकार ने किया है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड, जो कि MSE, MSME, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एफपीओ, इवन किसानों को जो कोलेटरल गारंटी बैंकों को दी जाती है वो उसे प्रदान कराएगा। और इसकी योजना की अवधि, जैसा मैं शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ कि वो 13 वर्ष के लिए रखी गई है, लेकिन उद्देश्य ये है कि 6 से 7 वर्ष में ही फंड को डिसवर्स करके और स्ट्रक्चर को विकसित करने में तेजी लाई जाए। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहली तो विशेषता है कि इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करके, संरचनाओं को विकसित करके हम मौसमी अनिश्चितताओं से किसान को बचा सकते हैं। पैदावार की जो क्षेत्रीय असमानताएं होती हैं, कहीं ज़्यादा पैदावार, कहीं पर कम पैदावार, उससे हम निजात पा सकते हैं और देश के सभी क्षेत्रों के किसानों को अच्छे उत्पादन से इसका लाभ दिला सकते हैं। कौशल विकास को हम बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि किसान जो है उन्नत तकनीक सीख करके, खेती के उन्नत तरीके जान करके अपने उत्पाद में और ज़्यादा वृद्धि कर सकता है। छोटे किसानों को इससे ये लाभ मिलेगा कि छोटे किसानों को कई फसलें करने का मौका मिलेगा, कई फसलें वो कर सकता है, वो उगा सकता है, जिससे कि एक कंटिन्यूटी बनेगी उसकी और खेती उसकी खाली नहीं रहेगी। तो मतलब सतत उपयोग खेती का होता रहेगा, ये इससे उसको लाभ मिलेगा। और एक अंत में जो सबसे बड़ी बात आती है कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार होगा जिसमें सरकार पहले से ही काम कर रही है, लेकिन ये फसल बाद का जो मतलब सब संरचनाएं इसको विकसित कर देंगे। तो शुरू से लेकर के, यानी कि उन्नत बीज, खाद, सिंचाई सुविधा, आफ्टर मतलब जो हार्वेस्टिंग सुविधाएं हैं, मार्केटिंग है, लॉजिस्टिक है, फूड चेन है, सप्लाई चेन है, इन सब को मिला करके एक इस तरह का इकोसिस्टम विकसित किया जा सकता है जो कि मतलब कुल मिला करके हमारे किसानों को शुरू से लेकर के अंत तक किसी भी स्थिति में उनको अनिश्चितता के दौर से ना गुजरना पड़े। भावों की जो मंडी में भाव होते हैं, प्राइस होता है, उसकी अनिश्चितता से उनको बचाया जा सके। और इसके अलावा इसमें जो लाभार्थी होंगे, सबसे पहला लाभार्थी तो किसान ही होगा किसी भी तरह से। एफपीओ होंगे, यानी कि जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरे सहकारी समितियां होंगी। चौथे एग्री एंटरप्रेन्योर्स होंगे, कृषि उद्यमी होंगे। और उपभोक्ता तो होगा ही होगा, बैंकें भी इसकी लाभार्थी होंगी। अब इनको थोड़ा सा एक एक करके समझ लेते हैं कि किसान किस तरीके से लाभार्थी होगा। अल्टीमेटली किसानों के लिए योजना है। तो जैसा मैंने अभी शुरू में ही बताया कि फसल बाद की जितनी भी दुश्वारियां हैं, उसकी जितनी भी उसके सामने परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों को हल करने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से उसका उत्पाद खराब नहीं हो और उसकी गुणवत्ता जो है जैसी है प्राकृतिक तौर पर वैसी बनी रहे, उसको अच्छा भाव मिले। इसी प्रकार
एफपीओ हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बड़े स्तर पर किसानों को अपने साथ जोड़ करके काम करते हैं, तो उनको इस फंड के माध्यम से गोदाम स्थापित करने के लिए, कोल्ड स्टोर स्थापित करने के लिए, ग्रेडिंग सुविधाएं विकसित करने के लिए, या फिर जो राइपनिंग चैम्बर्स हैं विकसित करने के लिए, इनको एफपीओ को, सहकारी समितियों को, एग्री एंटरप्रेन्योर्स को, इनको सबको लाभ मिलेगा, इसमें सबको लोन मिलेगा, इसमें सबको ऋण सुविधा मिलेगी, जिस पे कि 3% की ब्याज की सब्सिडी दी जा रही है। उपभोक्ता को इससे, जो मैंने अभी भाव की उतार चढ़ाव की बात करी कि हरी सब्जियों के भाव कभी आसमान छूते हैं, कभी बहुत नीचे आ जाते हैं। जब नीचे आ जाते हैं तब किसान को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, और जब भाव आसमान छूते हैं तब उपभोक्ता को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में बिचौलिए जो होते हैं वो लाभ कमाते हैं। तो यहाँ पर मूल्यों की अगर स्थिरता बनी रहेगी, मतलब किसान को तो मूल्य स्थिर मिलेगा ही मिलेगा, उपभोक्ता को भी मिलेगा, और बिचौलिए अगर बीच में से हटेंगे या कम होंगे उनकी संख्या, तो उपभोक्ता को भी कीमत कम मिलेगी। यानी कि किसान को वाजिब दाम मिलेगा, उपभोक्ता को भी कम कीमत पर उत्पाद मिलेगा। ये प्रयास इस इकोसिस्टम को विकसित करने के पीछे है। बैंकें ऋण सुविधा बढ़ा करके अपने लाभ को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि बैंकिंग बिजनेस जो पूरा है वो ऋण सुविधाओं पर ही आधारित है। अब इसके स्टेक होल्डर्स कौन हैं, यानी कि हितधारक कौन हैं? तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट सबसे पहला स्टेक होल्डर है, क्योंकि गवर्नमेंट ही इस योजना को लेकर के आई है, वही इम्प्लीमेंट कराएगी। किसानों के लिए है तो किसान स्टेक होल्डर हैं, कंज्यूमर्स के लिए तो कंज्यूमर्स हैं, एग्री एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स हैं, यानी कि जो इस क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमी हैं, उन लोगों को इससे लाभ होगा, ऋण मिलेगा, क्योंकि वो सुविधाएं देंगे और उसके बाद रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और बैंकिंग इकोसिस्टम भी मजबूत होगा, क्योंकि बैंकिंग इकोसिस्टम में इतने सारे लोग जुड़ेंगे तो ऋण सुविधाएं बढ़ेंगी। अब इसके बाद आता है इसका प्रभाव, कि इस योजना का प्रभाव अब तक क्या है। तो फिलहाल अब हम जो देखते हैं इसमें कि 1,13,000 प्रोजेक्ट्स इसमें स्वीकृत किए जा चुके हैं। 2,454 जिनमें कोल्ड स्टोर हैं, बाकी वेयर हाउस हैं देश भर में, मैंने जैसे बताया कि ग्रेडिंग इकाइयाँ हैं, और जो मतलब राइपनिंग चैम्बर्स हैं, वो सारे इसके अंतर्गत किए गए हैं। और 66,310 करोड़ रुपए अभी तक इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं, जो कि 1,00,000 करोड़ का फंड था, तो उसमें से इतना यहाँ पे ये निवेश हो चुका है। यानी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 66% जो मतलब फंड है वो डिसबर्स हो चुका है, या मतलब वो यूज हो चुका है, और उस पर योजनाएं चल रही हैं। तो ये एक बहुत ही उपलब्धि है, क्योंकि सरकार जो है 7 वर्ष में इसको फंड को डिसबर्स करना चाह रही है, तो इस गति से ये डिसबर्स किया जा सकता है। अब बात आती है कि इसकी पूरक परियोजना है, यानी कि इस फंड के साथ साथ जो मैंने अभी इकोसिस्टम की बात करी थी कि एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने की बात है, तो उसमें ये 6 परियोजनाएं और हैं जो चल रही हैं ऑलरेडी। इनमें एएमआई है, एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इसके अंतर्गत किसानों को मार्केटिंग के लिए एक मतलब जिसकी भी लॉजिस्टिक की ज़रूरत पड़ती है वो लॉजिस्टिक विकसित किया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया है, यानी कि सिंचाई योजनाओं के लिए, लघु सिंचाई योजनाओं के लिए, जिससे कि जो खेती वर्षा आधारित है उसको यहाँ पे मतलब सिंचाई सुविधाओं से जोड़ा जा सके। MOVCDNER ये एक नॉर्थ ईस्ट के लिए योजना है, सरकार ने जो चलाई है, द मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, असम, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, तमिलनाडु, ये वाले जो क्षेत्र हैं, इनके लिए ये मिशन शुरू किया गया है ऑर्गेनिक वैल्यू चेन बढ़ाने के लिए, जैविक उत्पादों की जो श्रृंखला है उसको, उसके विकास के लिए, क्योंकि वहाँ पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। फिर किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है, जिसमें जैम और ONDC, जैम मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहाँ पर जुड़ करके ई मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, ग्राहकों से जुड़ सकते हैं। और ONDC एक ऐसी पहल गवर्नमेंट ने शुरू की है जिसके अंतर्गत सारी ई मार्केटिंग कंपनियां जो हैं वो किसी के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना कर सकें, ONDC पर उनका रजिस्ट्रेशन करा करके, मतलब उनसे उपभोक्ताओं को भी और जो मतलब बिक्री करने वाले हैं उनको भी, सबको जोड़ करके, और एक ऐसा न्यूट्रल इन्वायरमेंट, एक ऐसा न्यूट्रल इकोसिस्टम प्रदान किया जाए जिससे न किसी को नुकसान हो, न किसी को कोई अतिरिक्त लाभ पहुँचे। फिर इसमें ई नाम है, जो मंडियां हैं, जो कि उनको एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया गया है, जिससे कि किसान और ख़रीदार यानी व्यापारी दोनों जुड़ करके एक दूसरे के संपर्क में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। मतलब कि
ऑनलाइन डिजिटल मतलब माध्यम से मंडियों को डिजिटली मतलब कर दिया गया है, जिससे कि रोज़ाना किसान एक ऐप डाउनलोड करके, ई नाम का एक ऐप आता है, उस ऐप को डाउनलोड करके किसान जो है वो रोज़ के रोज़ भाव देख सकता है अपने, और जिस दिन उसको लगेगा कि भाव सही है उस दिन वो अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है। यानी उसे भौतिक रूप से रोज़ाना मंडी जा कर के भाव पता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐप के माध्यम से संपर्क में रह सकता है। और फिर एक PMMSY यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना है, जिसके माध्यम से मछली पालन करने वाले किसानों को, मछली पालन करने वाले लोगों को, मछुआरों को मतलब जोड़ करके उनको सुविधाएं प्रदान करके मछली उद्योग को भी, मछली पालन पालन के मतलब जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। ये सारी चीज़ें मिल करके इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को सप्लीमेंट करेंगी, यानी कि ये मिल करके उसको विकसित कराएंगी। तो जैसा मैंने कहा ना बार बार कि एक इकोसिस्टम इस तरह का विकसित हो जिसमें किसान शुरू से लेकर के अंत तक, शुरुआत यानी कि खेती में बीज की तैयारी, खेती की तैयारी से लेकर के और अंत में मंडी में बेचने तक पूरा एक ऐसा सिस्टम तैयार हो जहाँ पर किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर किसान को कोई असुविधा नहीं हो और उसे अधिकतम लाभ मिल सके। तो आज का ये टॉपिक, इसकी PDF आपको मिल जाएगी।